नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 21 मार्च और उसी के साथ-साथ स्वागत है आपका हमारे वीडियो में और इसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो हमारे वेबसाइट में जाके आप सारा जो न्यूज़ है वो सारा चीज़ आप एक्सेस कर सकते हैं। वो यहाँ पे आपको हर एक जो न्यूज़ आर्टिकल है उसको बहुत ही आसानी से आपको जो है समझाया जाता है। उसमें आपका क्या-क्या हर एक चीज़ों को समझाया जाता है कि इसका क्या मतलब होता है, रिटेल इन्वेस्टर, इंडस्ट्री, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट सारा चीज़ जो है हम आपको समझाते हैं, बहुत ही आसान भाषा में। उसी के साथ-साथ अगर आप यहाँ पे रजिस्टर करना चाहते हैं, बेसिकली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी एक्सेस कर पा रहे हैं। यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाएँगे, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जो है ये आपका अकाउंट मतलब बेसिकली वो पेज जो है वो लॉक हो जाता है। और सारा चीज़ अगर आप पूरा विदाउट एनी प्रॉब्लम अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो फिर वहाँ पे आपका मंथली सब्सक्रिप्शन है ₹10 पर डे, ₹5 पर डे। ये आपका ईयरली एक्सेस है, ये आपका मंथली एक्सेस है। यहाँ पे ये बेनिफिट मिलते हैं, सारा चीज़ आप पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क अस व्हाट काइंड ऑफ स्टॉक मार्केट, यहाँ पे स्टॉक का भी जो है हम एनालिसिस करते हैं। दीज आर फॉर एजुकेशन पर्पसेस ओनली। और फाइनेंशियल न्यूज़ जो है और उसी के साथ साथ हमने म्यूचुअल फंड का भी सेगमेंट उसमें ऐड किया हुआ है। तो म्यूचुअल फंड अगर आप देखना चाहते हैं म्यूचुअल फंड क्या है नहीं है, वो भी जो है आस्ते आस्ते मैं इसको ऐड करना शुरू मतलब ऐड ऑलरेडी कर दिया, बस उसका वीडियो बनाना शुरू करूंगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड को कैसे एनालिसिस करना है, म्यूचुअल फंड के माध्यम से आपको कैसे पता चलेगा कि अच्छा ये कंपनी जो है इसमें भी आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज बोलने का मतलब ये है कि जो म्यूचुअल फंड जो मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, एनालिसिस करने के बाद इन्वेस्ट करते हैं। तो ऑलरेडी उनके एनालिसिस पे आप पिगीबैक करके यू कैन लेवरेज ओके इन्होंने जैसे यहाँ पे कॉनकॉर्ड में इन्वेस्ट किया है, बिरला सॉफ्ट में इन्वेस्ट किया, बिरला सॉफ्ट इज ऑल्सो गिविंग वेरी गुड रिजल्ट, नारायण हृदयालय में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ। तो हम जो है इसको एनालिसिस करके देन वी कैन डू सम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेम। मैं पर्सनली म्यूचुअल फंड को यूज़ करता हूँ समझने के लिए। जैसे यहाँ पे 1 मिनट का लॉक हो चुका है, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड का जो मैं बेसिकली एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ। वी ट्राई टू फिगर आउट ओके म्यूचुअल फंड में यहाँ पे लॉन्ग टर्म, म्यूचुअल फंड में जो स्टडी मैं करता हूँ दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म। बट अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर वहाँ पे शॉर्ट टर्म आपको एनालिसिस करना पड़ता है। वो सारा चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे रिसेंटली मैंने आपके साथ एक वीडियो बनाया था LIC हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, और पर्सनली मैंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, मैंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, ये मेरा जोन है और मैं आपको सजेस्ट कुछ नहीं कर रहा हूँ। दिस इज माई पर्सनल डिसीजन दैट आई हैव टेकन। तो यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया था इस पॉइंट में। थोड़ा सा मुझे नीचे वेट करना चाहिए था, बिकॉज ये मेरी गलती है। थोड़ा सा हड़बड़ी, ये ज़्यादा कुछ इमोशनल हो गया था बोल के मैं यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया था। तो मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे यहाँ पे वेट करना चाहिए था। यहाँ पे अगर वो नीचे की तरफ गिरा तो मुझे वेट करना चाहिए था। फिर एक बार यहाँ से रिकवर किया, फिर से नीचे की तरफ गया, यहाँ से फिर से उसने रिकवर किया और उसके बाद आज जो है गैप अप होकर ओपन अप हुआ है। यहाँ पे इसका सपोर्ट जोन आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं इस पॉइंट में अगर इन्वेस्ट कर देता या इस पॉइंट में इस लेवल पे इन्वेस्ट कर देता तो मेरे पास आज कितना होता, मतलब आज के दिन में मैं इतना रिटर्न जो है एक्वायर कर सकता था। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे इतना परसेंट जो है आज नियर अबाउट 3% मुझे आज ही मिल जाता। और मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि 8% देगा कि नहीं। और इस जगह पे मैं कितना आई एम वेटिंग फॉर नियर अबाउट 4 to 5%। थोड़ा सा बुलिश हूँ, पर आई विल बी वेटिंग बिकॉज इस जगह पे जब वो नीचे की तरफ ये अगर इसको ब्रीच कर जाता है तो इजीली इट विल रीच है। सो इस जगह पे ये बहुत ही एक वाइड जोन है, ये बहुत ही एक बड़ा वाइड जोन है, नियर अबाउट 8% का वाइड जोन है। तो यहाँ पे आप गेम खेल सकते हैं और यहीं पे मैं गेम खेल रहा हूँ। दिस इज प्राइमरली आई एम डूइंग स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, यहाँ पे मेरा लॉन्ग टर्म रहने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस दिया हुआ है, यहाँ पे मेरा एग्जिट दिया हुआ है, ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। सो दिस इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। LIC हाउसिंग फाइनेंस इज अ वेरी चीप स्टॉक एज इन बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है। बट यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि दिस इज अ सब्सिडरी ऑफ LIC, और LIC क्योंकि PSU है वो कभी भी पैसा अपने लिए निकालेगा। एंड वहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, रिटेल इन्वेस्टर को डिविडेंड के हिसाब से अच्छा पैसा मिलता है। तो अगर आपको डिविडेंड चाहिए डेफिनेटली यू कैन लुक फॉरवर्ड टू इट। बट अगर आप कैपिटल ग्रोथ करना चाहते हैं एज सच वहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट अगेन फ्रॉम माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आई विल नॉट बी इन्वेस्टिंग इन टू दिस कंपनी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये मेरे लिए नहीं है। मे बी सपोज थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्टॉक अक्यूमुलेट करके रख सकता हूँ फ्यूचर के लिए अगर मुझे डिविडेंड इनकम चाहिए तो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे मुझे कैपिटल अप्रिसिएशन तो एकदम देखने को नहीं मिल रहा है। एंड कभी भी गवर्नमेंट के पॉलिसीज चेंज होते रहते हैं तो फिर वहाँ पे एक आपका एक कैपिटल लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एंड बिकॉज इट्स LIC हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग इसमें अभी देखते देखते जो हाउसिंग सेक्टर है वो अभी आज के ज़माने में, पहले तो 8 लाख 10 लाख में घर मिल जाता था, अभी 8-10 लाख में आपका एक टॉयलेट भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे हालत हो चुका है। तो अफोर्डेबिलिटी इज़ अ वेरी बिग कंसर्न राइट नाउ इन इंडिया, स्पेशली इन व्हेन इट कम्स टू हाउसिंग। सो उस जगह पे आपका डेट या क्रेडिट का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आस्ते आस्ते और भी ज़्यादा बढ़ेगा। बिकॉज प्रॉपर्टी प्राइसेस विल शूट अप इवन हायर, बिकॉज लैंड जो है वो बहुत ही सीमित है। लैंड कॉस्ट आपका बढ़ने वाला है। मटेरियल कॉस्ट भी अगर स्टेबल रहता है, बट अगेन डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है। एफिशिएंसी आप जितना भी बढ़ा रहे हैं वहाँ पे भी आप देखोगे कि जो प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बढ़ेंगे टू कीप अप विद द इन्फ्लेशन एंड टू कीप अप विद द
गवर्नमेंट टैक्स रिक्वायरमेंट्स। सो ये चीज़ है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे 5 मिनट समय निकल गया है, तो हम जो है न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। चलिए थोड़ा सा जल्दी हम इसको मूव करेंगे और आस्ते-आस्ते मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा फीडबैक मुझे मिला था कि बहुत ज़्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ, तो लिटरली आई एम रैपिंग, सो आई डोंट वांट टू रैप। और अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ, तो डेफिनेटली 0.75x में आप इसको सुन सकते हैं। एंड आई विल बी ट्राइंग टू मेक इट वेरी सिंपल एंड ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू फिगर आउट। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव जो मैं वीडियो बनाता हूँ, एक तो है कि मैं खुद को अवेयर करना चाहता हूँ, खुद को अपडेट रखना चाहता हूँ। उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कैसे ये एक दूसरे के साथ वो जो तार जुड़े हुए होते हैं, जैसे आपकी बॉडी में आप इतने सारे नर्व्स होते हैं ना, उसी तरीके से फाइनेंस मार्केट जो है उसमें भी हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। और मैं कोशिश करता हूँ कैसे वो फिगर आउट करें, एंड उसके माध्यम से कैसे अगर हम अपॉर्चुनिटी अगर देखते हैं कहीं पे, अगर हम देखते हैं कि हमें कुछ नुकसान हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है, वो अपॉर्चुनिटी को हम ग्रास्प करने की, उसको हम लेवरेज करने की कोशिश करते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, HDFC बॉन्ड्स कांट रिटेन इंफ्रा टैग आफ्टर मर्जर। सो आरबीआई ने आपका बताया है, HDFC बैंक ने बोला था कि वहाँ पे जो है हमें अब इंफ्रा बॉन्ड ही रहने दो। फिर आरबीआई ने बताया कि नहीं, आप नहीं कर सकते। सो इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि यहाँ पे कुछ जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये बॉन्ड जो है वो बेचना पड़ेगा, बिकॉज दे विल बी ब्रीचिंग द एक्सपोजर लिमिट। एक्सपोजर लिमिट का मतलब होता है, एक्सपोजर लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपये है, ये आपका म्यूचुअल फंड है, वहाँ पे एक्सपोजर का मतलब होता है कितना पैसा आपने दूसरी जगह पे डाला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपने HDFC के जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है, वहाँ पे आपने 25% जो है 25 रुपये इन्वेस्ट किया है, और गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप 15 रुपये से ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 25% करते हैं, 30% करते हैं, एक तो होता है कि आपका बायस हो सकता है, दूसरा हो जाता है कि अगर ये कंपनी ये बॉन्ड फेल हो जाता है, तो आपका 30% जो है आपका डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, आपकी लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो इसलिए आपका जो एक्सपोजर लिमिट है उसको वो ब्रीच नहीं कर पाएंगे जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड का जो आपका लेबल है उसको लूज कर जाएगा। द लॉस ऑफ दिस टैग could lead to forced selling of these bonds by some investors, impacting their demand and pricing. Supply and demand की बात आ जाती है. This decision could have implications for HDFC Bank capital raising and the pricing of its bond in the market. So big deal नहीं है as such, but again अगर आप इस मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं, बॉन्ड मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं, बॉन्ड के बारे में और जानना चाहते हैं, समझते हैं, उससे जो है पैसे कमाते हैं, so this is something which you need to keep in mind. अभी और एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैंने बताया था कि अभी स्टार्टअप मार्केट में या स्टार्टअप सेगमेंट में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो इसलिए आपको क्या देखने को मिला है, द सेकेंडरीज बिकम प्राइमरी। तो यहाँ पे आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि वेंचर कैपिटल जो होता है, वेंचर कैपिटल वो अपने राउंड में, जैसे एक स्टार्टअप होता है, वो सीड से लेके एंजल तक जाता है, फिर सीरीज है, सीरीज बी, सीरीज सी तक जाता है, फिर उसके बाद IPO में वो निकल जाता है, वो पब्लिक कंपनी बन जाती है। तो वेंचर कैपिटल क्या करता है, वेंचर कैपिटल प्राइमरीली आपका एंजल के बाद सीरीज ए में आपका वेंचर कैपिटल आता है। वेंचर कैपिटल आता है, वेंचर सीरीज ए हो गया, सीरीज बी में क्या होता है, कुछ कुछ वेंचर कैपिटल निकल जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं, और फिर कुछ बाई करते हैं, फिर से एग्जिट करते हैं, बाई करते हैं। तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स आर इंक्रीजिंग देयर डिमांड, increasingly demanding partial exits from late stage startup as pressure to clock returns increase among sub in the technological market. तो अगेन मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे लेट स्टेज स्टार्टअप का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल स्टेज ए, स्टेज बी, स्टेज 3, उसके बाद क्या होता है कि आपको IPO में जाना पड़ता है। तो IPO में जब भी आप जाते हैं तो लेट स्टेज स्टार्टअप, यानी स्टार्टअप से वो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश या मैच्योर बिजनेस में जब जा रहा है, तो फिर उसको हम कहते हैं लेट स्टेज स्टार्टअप। समझ में आ गया? स्टार्टअप मतलब क्या है, वो अभी भी फिगर आउट कर रहा है, वो अभी भी देख रहा है कि भाई कौन सा बिजनेस मेरे लिए ये है वो है। और मैच्योर स्टार्टअप में ये होता है, या लेट स्टेज स्टार्टअप में ये होता है, दे हैव ऑलरेडी नियर अबाउट फिगर आउट, ओके उनका बिजनेस मॉडल क्या है, उनका कस्टमर कौन है, उनका रेवेन्यू एंटिसिपेट कर पाते हैं। तो फिर वो आस्ते आस्ते जब मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने के बाद फिर वो IPO में जाते हैं। IPO से पहले इधर वो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर उसको परचेज कर लेते हैं, या फिर उसको प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसको ग्रो करके IPO में लेके जाते हैं, और IPO के बाद जो है वो पब्लिक मार्केट में आ जाता है। देन दे बेसिकली रेज मोर कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक मार्केट, देन दे एक्सपैंड देयर बिजनेस बिकॉज दे हैव ऑलरेडी फिगर आउट देयर बिजनेस, देयर मार्केट, देयर मार्जिन, एवरीथिंग इज फिगर आउट। ठीक है, सो ये चीज़ें हो रही हैं। सो उस जगह पे वेंचर कैपिटल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, प्राइमरीली कौन से स्टार्टअप में, जो टेक्नोलॉजिकल मार्केट में जो भी स्लम्प आपको देखने को मिल रहा है, सो दे नीड टू एग्जिट। सो जो लॉस है वो उनको बियर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो मूव करते हैं। सैमसंग अभी नियर एक माइलस्टोन में है, तो फिर उसने आपका 80,000 करोड़ का जो है टोटल रेवेन्यू उसने जनरेट किया है। 80,000 करोड़ मतलब नियर अबाउट $9 billion, $9.5 billion। दिस इज ड्रिवन बाय 12% सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ, आउट परफॉर्मिंग द
सचिन जिंदल तो लुक्स टू क्रिएट आइकॉनिक मारुति मूवमेंट। मारुति मूवमेंट जैसे आपका होता है कि मारुति जो है इंडियन कंपनी है, सुजुकी जो है आपका जापानीज कंपनी है। तो मारुति आपका बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कंपनी था। राजीव गांधी के जो ब्रदर थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, संजीव गांधी थे मोस्ट प्रोबेबली, इफ आई एम स्पेलिंग हिज नेम, और नाम उनका संजीव गांधी मोस्ट प्रोबेबली था, जिनका प्लेन क्रैश में उनका जो है मृत्यु हो गया था। तो उन्होंने बेसिकली, उनका ये आइडिया था, एज फार एज आई रिमेंबर, एज फार एज आई स्टडीड, कि उनका ये आइडिया था कि जो है इंडिया में 4 व्हीलर जो है इट शुड बी अफोर्डेबल, एंड मारुति 800 का जो है उसी तरीके से जो है जन्म हुआ था। ठीक है। और यहाँ पे GSW जैसे रिसेंटली आपको पता है कि उन्होंने MG इंडिया के साथ एक आपका पार्टनरशिप किया है, और फिर वो एक प्लांट खोलना चाहते हैं। GSW के पास ऑलरेडी खुद का स्टील का सोर्सिंग का रिसोर्सेस है। GSW मतलब होता है जिंदल साउथ वेस्ट। जिंदल फैमिली, अगर आपको नहीं पता है कि जिंदल फैमिली एज फार मतलब जो मैंने स्टडी किया है मुझे बताया गया, जिंदल फैमिली स्टार्टेड फ्रॉम कोलकाता। सो कोलकाता में जिंदल फैमिली प्राइमरीली आपका इंडिपेंडेंस के पहले आपका खेती बाड़ी का काम करते थे। बेसिकली ज़मींदारी थे, खेती बाड़ी का काम करते थे। फिर इंडिपेंडेंस के बाद उनको ये आइडिया मिला है, किसी ने आइडिया दिया कि आप इंडिया में जो है ग्रोथ होने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो यहाँ पे आप स्टील का प्लांट खोलो। इसलिए जिंदल इंडिया लिमिटेड जो है आपका कोल्ड रोलिंग का है, वो टिन का काम करते हैं, स्टील का काम करते हैं। कोलकाता बेस्ड कंपनी है, हावड़ा में उनका फैक्ट्री है। सो उनके जो फाउंडर थे ऑफ द ग्रुप, मोस्ट प्रोबेबली नॉट OP जिंदल, समवन फ्रॉम हु यूज्ड टू लिव इन कोलकाता। एंड मुझे अभी भी याद है, मैं कॉलेज में जाता था, फिर वहाँ पे उनका एक वाइट कलर का बेंटली था, तो बेंटली में जाते थे। ठीक है, बेंटली में जाते थे, हावड़ा में उनका जो फैक्ट्री था धुलागढ़ में। तो बस में जाता था, तो वही मैं देखता था कि एक बहुत बड़ा बेंटली, मतलब हाथी जैसा गाड़ी है, बहुत बड़ा गाड़ी है, बेंटली है। बेंटली में एक बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, बहुत ही पतले एक इंडिविजुअल पीछे वाले सीट में बैठे रहते थे, है ना। इतना बड़ा गाड़ी है कि मतलब आप सोच के जा सकते हो, बट वो ये कि बहुत ही पतले, दुबले पतले एक जन थे। फिर मैंने पूछा कि ये कौन है, ये मतलब जिंदल प्लांट में है, तो उनके बारे में फिर मैंने, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है। फिर उसके बाद आस्ते आस्ते अलग अलग जगह पे उनका फैमिली जो है उसने ग्रो किया। हरियाणा में जो आपका OP जिंदल वाला ग्रुप है उन्होंने काम किया, फिर GSW मतलब जिंदल साउथ वेस्ट, फिर इस तरीके से सबने अपना अपना जो बिजनेस है उसको शुरू कर दिया है। सो दिस इज समथिंग, जस्ट अ हिस्ट्री लेसन जो मुझे इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर किया। सो यहाँ पे उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो MG ग्रुप है उनके साथ वो काम करना चाहते हैं। MG ग्रुप राइट नाउ इट इज मार्केटिंग इन इंडिया, एंड यहाँ पे वो अपना MG हेक्टर ये सारे जो हैं वो सेल कर रहे हैं। बट MG हेक्टर इज नोन फॉर इट्स वेरी लो माइलेज एंड फीचर्स, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही तगड़े लेवल का फीचर्स उसमें आपको मिलता है। लो माइलेज है, एंड स्पेयर पार्ट जो है मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ वेरी हाई है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट को अगर रिड्यूस करना चाहते हैं तो मटेरियल जो है आपका, जो भी गाड़ी का जो स्टील है या उसके जो स्पेयर पार्ट्स है वो इंडिया में ही आपको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा या सोर्स करना पड़ेगा। दूसरा है MG, जो मॉरिस गैरेजेस जो है वो आपका ब्रिटिश ब्रांड है, जिसको चाइनीज SAIC ने परचेज कर लिया था। सो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन देयर। बट अगर आपको मारुति वाला जो मूवमेंट चाहिए तो यहाँ पे आपको प्राइमरीली EV के साथ करना पड़ेगा, बिकॉज हेक्टर में आपको हाइब्रिड भी मिलता है। उसी के साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपको प्राइसेस कम देने पड़ेंगे। अगर आप लो कॉस्ट दे रहे हैं, वैल्यू रिच दे रहे हैं, तो फिर वहाँ पे लोगों को सेल करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। नहीं तो लोग जो है आपका मारुति का ही गाड़ी खरीदेंगे। एयर इंडिया हैज चेंज सिंस टेक ओवर बाय टाटा ग्रुप CEO. So recently someone from my family went somewhere using Air India. तो वहाँ पे वही बता रहे थे कि भाई जो है वही पुराना एयरक्राफ्ट ही है, वो भी साफ सुथरा नहीं है, पुराने लोग ही काम कर रहे हैं। तो चेंज कितना हुआ है वो तो हमें देखना पड़ेगा। ब्रांडिंग उन्होंने बाहर से तो स्टिकर अच्छा चिपका दिया है, पर अंदर का चीज़ जो है वो पहले का ही है, तो फिर उसको अच्छा करना पड़ेगा। Zee Entertainment Limited is implementing a risk mitigation and business continuity plan. तो एक्चुअली हालत बहुत ख़राब है Zee का। और Zee, जैसे आपको पता है कि Zee के जो फाउंडर हैं सुभाष चंद्रा, प्लीज रीड हिज और स्टडी और लिसन टू हिज बायोग्राफी। इट इज़ वर्थ इट। मैं तो भाई साल में एक बार तो सुनता ही हूँ। एंड उनसे मुझे पता चला कि इंडिया में बिजनेस करना और एक्चुअली में मतलब बड़ा बिजनेस करना, पैसा वाला बनना, उसका प्रोसेस मोर और सेम ही है। ठीक है, उसका प्रोसेस मोर और सेम ही है। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपको जो है फैमिली बिजनेस करना ही पड़ेगा। आपका अगर एक इंडिविजुअल हो, एंटरप्रेन्योर हो, US में जैसे आपको देखने को मिलता है ना कि जेफ बेजोस कर रहे हैं, मार्क जकरबर्ग कर रहे हैं या बिल गेट्स कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट इंडिया में जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है, यहाँ पे फैमिली बिजनेस ही ग्रो कर पाएगा, उस लेवल पे जा पाएगा। यानी अडानी हो गया, अंबानी हो गया, जिंदल हो गया, बिरला हो गया,
टाटा हो गया, ये सब कुछ फैमिली बिजनेस से ही। फैमिली बिजनेस इंडिया में, फैमिली बिजनेस आर बेसिकली द ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमी। सिंपल भाषा में अगर ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमी है तो वो तो फैमिली बिजनेस ही है। तो अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हैं, जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ जो मिडिल क्लास से आता है, जिसका फैमिली जो है टिपिकली आपके जॉब में ही रहता है, तो फिर वहाँ से अगर आप निकलना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू जंप टू दी एफ्लुएंट क्लास या HNI क्लास, ठीक है, या पैसे वाले सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हो, तो ये नहीं कि सिर्फ आपने ही पैसा कमाना है, आपको अपने बिजनेस को भी बिल्ड करना है, अपने आपको फैमिली को भी बिल्ड करना है, ट्रेन करना है कि सो दे बिकम अ बिजनेस फैमिली। ये आपको करना पड़ेगा, ये मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है बिकॉज मिडिल क्लास से अलग अलग हमारे, अगर आप गुजराती हैं तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, आपके रग रग में बिजनेस चलता है। बट अगर आप गुजराती नहीं है अगर आप रेस्ट ऑफ द इंडिया से हो तो फिर, और ऐसे फैमिली से हो जहाँ पे लोग जो है या फैमिली मेम्बर सारे जो है जॉब करते हैं, बिजनेस कोई नहीं करता है, तो वहाँ पे वो डिफिकल्ट हो जाता है। पर अगर आप एस्पिरेशनल हैं, अगर आपको उस लेवल पे जाना है, तो इस तरीके से आपको ग्रो करना पड़ेगा। आप अकेले कर सकते हैं, बट अकेले करते करते आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू विल रन आउट ऑफ ब्रेथ, ठीक है। तो उस जगह पे आपके फैमिली को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, एंड यू नीड टू बिल्ड दैट फैमिली एज पर टू दैट। ऐसा नहीं कि फैमिली जो ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, बट फैमिली को आपको बिल्ड भी करना पड़ता है। जैसे आप बिजनेस को बिल्ड करते हैं, उसी तरीके से आप फैमिली को भी बिल्ड करना पड़ता है। एनीवे, आप वो सुभाष जो सुभाष गोयंका नहीं, सुभाष चंद्रा है, उनका डेफिनेटली उसको स्टडी कीजिएगा, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। ऑडिबल में आपको मिल जाएगा। The risk mitigation plan says that Zee is proactively preparing for potential disruption or challenges arising from regulatory or legal actions. तो अभी सोनी इनके ऊपर केस ठोकने वाला है, सेबी उनके ऊपर केस ठोकने वाला है, तो उनको पता है कि भाई ये सब कांड हो रहे हैं, तो फिर उस जगह पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं दैट दे आर फेसिंग। आई एम प्रीटी मच श्योर दे विल फिगर आउट एंड दे विल गेट आउट ऑफ इट। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत इनको प्रॉब्लम हुआ है एंड दे हैव गॉट आउट ऑफ इट। और IPL का कवर जो है 10,000 करोड़ का कवर किसने दिया है? न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी एंड नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, समथिंग विच माइट बी इंटरेस्टिंग टू यू। निखिल शर्मा जो है आपके रेडिसन होटल्स का जो बिजनेस है उसको आपका हेड करेंगे। ही विल बी वर्किंग ऑन दैट एंड ही विल बी वर्किंग एज सीनियर VP फॉर साउथ एशिया इफेक्टिव फ्रॉम 1st April। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रोस 12% इन 2020-23। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि कंपनी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अभी ऑनलाइन मार्केटिंग की वजह से आपका डायरेक्टली आप कस्टमर तक रीच आउट कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। यू डू नॉट नीड अ डिस्ट्रीब्यूटर, यू डू नॉट नीड अ रिटेलर, बट इवेंचुअली अगर आपको वॉल्यूम बढ़ाना है और क्रिटिकल मास रीच करना है, यू नीड ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप आपको करना ही पड़ेगा। आप कोई भी कंपनी हो, इंडिया में आपको ऑफलाइन में आना ही पड़ेगा। कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, पहले बोलते थे ना कि ऑनलाइन में सब मिलता है, ऑफलाइन खत्म हो जाएगा। ऑफलाइन एक्चुअली खत्म नहीं होगा, ऑफलाइन और ज़्यादा प्रॉस्पर कर रहा है। यहाँ पे जो सेलिंग का जो सिस्टम होने वाला है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बिकम अ एक्सपीरियंस सेंटर। जैसे जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है आपका लेंस कार्ड की दुकान में जाओ, आप एक्सपीरियंस करते हो, फिर वो बोलते हैं कि मेजरमेंट आप देखे जाइए, आपके घर में माल जो है पहुंच जाएगा। सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एंड आस्ते आस्ते डायरेक्ट सेलिंग जो है वो हाइब्रिड मॉडल में चला जाएगा। हाइब्रिड मॉडल इज इन दे विल बी फोकसिंग मोर ऑन दी एक्सपीरियंस सेंटर्स। वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में ऑलरेडी हो रहा है। जो बिग इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इसमें आपका ऑलरेडी हाइब्रिड मॉडल में चल रहा है। बट जो छोटे छोटे ब्रांड हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट एंड द इजीएस्ट वे टू रीच द मार्केट एंड रीच द कस्टमर। सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हैज ग्रोन 12%। ये और भी ज़्यादा ग्रो करेगा आस्ते आस्ते, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि छोटे छोटे कंपनी जो है दे विल बी इंटरप्टिंग और बेसिकली डिसरप्टिंग द मार्केट। सिंगल जो है आपके भूषण स्टील और भूषण एनर्जी के जो है उन्होंने बताया गया है, ईडी ने बताया कि इन्होंने नियर अबाउट 11,500 करोड़ का जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लॉस करवाया है। हिंदुजा ग्रुप, जैसे मैंने बताया था कि आपको इंडिया में जापान से बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो हिंदुजा कंपनी ने जापानीज बैंक को आपका टैप किया है। उन्होंने बताया कि भाई आप जो है हमें फाइनेंस कीजिए सो वी कैन बाई रिलायंस कैपिटल। तो यहाँ पे 8,000 करोड़ वो रेज करना चाहते हैं, नियर अबाउट $1 बिलियन टू बिड फॉर रिलायंस कैपिटल, फॉर्मली प्रमोटेड बाय अनिल अंबानी। ये बैंक्रप्सी कोर्ट में उन्होंने परचेज किया था और बैंक्रप्सी कोर्ट ने बताया कि भाई आप जल्दी जल्दी इसको क्लोज करो, नहीं तो फिर से हमें इसको ऑक्शन करना पड़ेगा, विच वी डू नॉट वांट। यहाँ पे आपका पिरामल था और हिंदुजा था। हिंदुजा इसका जीता है। हिंदुजा के पास पैसा होना चाहिए एंड हिंदुजा ग्रुप इज रनिंग द इंडसइंड बैंक, ठीक है। इन द इंडसइंड बैंक अशोक लेलैंड, और ये फैमिली जो है वो इंडिया में नहीं रहता है, वो आपका लंदन में रहता है। उनके भी फैमिली, दिस इज ऑल्सो फैमिली रन बिजनेस एंड या यू शुड नो अबाउट इट। अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इफ यू आर डूइंग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, जो भी स्विंग ट्रेड कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यू नीड टू नो अबाउट दिस बिजनेस ग्रुप्स, बिकॉज एवरी बिजनेस इंडिया में कुछ ही जो है बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं, बिजनेस फैमिलीज हैं जो प्राइमरीली आपके पब्लिक डोमेन में, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज को ओन करते हैं। जैसे TVS हो गया साउथ में,
टीवीएस हो गया, मारन फैमिली हो गया, जो सन टीवी के ओनर हैं। सो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड मिस आउट ऑन स्मॉल वंडर्स एंड हाइज, या देख सकते हैं। दिस इज समथिंग इफ यू आर इंटरेस्टेड इन म्यूचुअल फंड यू शुड नो अबाउट इट। वैल्यूएशन तो आपका वो तो है, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, वो तो पता ही है, करेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। बट मार्केट में पैसा बहुत है, मार्केट में अभी जो है आप कुछ भी बेचो, आप हर कुछ कोई भी चीज़ बिक जाएगा। इसलिए आप देखोगे धड़ल्ले से लोग जो है आपका यहाँ पे इंडिया में आईपीओ लेके आ रहे हैं, धड़ल्ले से आईपीओ लेके आ रहे हैं। इतना आईपीओ भी 2021-22 में भी नहीं था जो अभी 24 में हो रहा है। इतना आईपीओ है 23-24 में, इतना आईपीओ है। सो दैट शोज दैट मार्केट में बहुत पैसा है, मार्केट में एक्चुअली बहुत ज़्यादा पैसा है। बर्मन और बेसिकली डॉक्टर बर्मन का जो फैमिली है, दे आर लुकिंग टू जस्ट गेट रिड ऑफ सलूजा फ्रॉम रेलिगेयर। तो केयर हेल्थ को बोला कि भाई 350 करोड़ का जो ईसॉप आपने दिया है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अगर आपने जो दिया है वो आप अगर वापस नहीं लेते हैं तो फिर हम आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे, और उससे क्या होगा कि आपके पर्सनल एसेट्स को भी हम अटैच कर सकते हैं। सो बहुत ही बड़ा कांड चल रहा है यहाँ पे रेलिगेयर और डॉक्टर बर्मन फैमिली में। सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो दैट माइट बी समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग फॉर यू। फेड कॉल बोल रहे हैं यहाँ पे यूएस में, जो फेड रिजर्व है वो बोल रहे हैं कि हम जो है रेट कट करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एंड वो सब चीज़ें चल ही रहे। एंड दे विल बी ट्राइंग टू रिड्यूस द रेट कट, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन, रेट कट अगर आप करते हैं तो फिर मार्केट में जो लैंडिंग है वो बढ़ेगा, मार्केट में कैश बढ़ेगा, तो फिर से आपका इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और इंडिया आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग करेगा और आपका $550 मिलियन वो रेज करने वाला है बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से। और ये पैसा क्या किस में इस्तेमाल करेगा? पेट्रोकेमिकल, एथेनॉल, बायोगैस। ये बायोगैस एथेनॉल में घुस रहे हैं, पता नहीं क्यों घुस रहे हैं, इनको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए पेट्रोकेमिकल पे, और आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बट अगेन बिकॉज इट्स अ पीएसयू, सो पैसा कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, आपको सब कुछ पता है। एंड दे विल बी बोरिंग $550 million on a 5-year external commercial loan facility through Bank of Baroda. TVS एंड डॉक्टर बर्बन के जो प्रमोटर्स हैं, HNI टू ब्लैक खेमानी इज 5,000 करोड़ पाइप फंड। सो 5,000 करोड़ का पब्लिक मार्केट फंड वो बना रहे हैं। कोई भी जब एसेट मैनेजमेंट कंपनी होता है उसको तो पैसा चाहिए होता है ना, एडवाइजर्स होते हैं या एसेट मैनेजमेंट कंपनी होता है, वो दूसरे का पैसा बेसिकली मार्केट में इन्वेस्ट करता है, सो दे कैन रेज मोर मनी। सो वहाँ पे खेमानी जो है, विकास खेमानी, उनका जो इन्वेस्टमेंट फर्म है वहाँ पे वो पैसा रेज कर रहे हैं। दे आर पिचिंग टू HNIs, UHNIs, एंड वहाँ पे आपका जो पब्लिक फैमिली ऑफिसेस हैं। तो इस जगह पे आपको क्या समझ में आता है कि जो आपका इंडस्ट्रियलिस्ट के फैमिलीज होते हैं तो वहाँ पे उनका फैमिली ऑफिस होता है, उनका काम ही होता है ऐसा अपॉर्चुनिटी देखना, और उनके पास जो पैसा पड़ा हुआ है उसको मार्केट में यूज़ करना ताकि वहाँ से रिटर्न आ सके। अगर घर में पैसा पड़ा हुआ है, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, तो वो नियर अबाउट 4 to 5%, 6% आएगा। और यहाँ पे तो ऐसा नहीं कि 500 रुपये या 5,000 रुपये, 5 लाख रुपये, 500, 600, 1,000 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि वो मार्केट में अगर जाएगा और फिर ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी को वो देते हैं, वही पैसा वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं एज अ वेंचर कैपिटल, एज अ पीई, फिर वो पैसा आपको रिटर्न देते हैं। मतलब रिटर्न एज इन वो दिखाते हैं कि आपका पोर्टफोलियो जो है उस पर हमने इसके माध्यम से इतना पैसा उठा के दिया। म्यूचुअल फंड जो है वही कॉन्सेप्ट है, बट आपका पब्लिक के लिए नहीं होता, ये आपका प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट फैमिलीज के लिए, प्राइवेट कंपनीज के लिए होता है। ओमकारा ERC एक्वायर्स पार्क हयात्स हैदराबाद बैड लोन्स एट 34% डिस्काउंट। तो आपका डिस्काउंट किसने बेचा है? ब्लैक रॉक, जो प्राइवेट इक्विटी है, JM फाइनेंशियल से इन्होंने परचेज किया हुआ है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। ये मुझे आज पता चला सदगुरु जी का आपका ब्रेन हैमरेज हुआ है। ब्रेन हैमरेज में ये होता है कि आपका जो ब्रेन में जो नर्व है वो फट जाता है बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हैमरेज मतलब वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है। ब्लड क्लॉट होने से आपका जो है वो एरिया डेड होने के चांसेस होता है। फिर अगर ब्रेन में कहीं पे भी कुछ भी अगर डेड हो जाता है तो फिर आपका पैरालिसिस या डेथ भी हो सकता है, कोमा में भी जा सकते हैं। सो ब्रेन हैमरेज ये हुआ है, और यहाँ पे फिर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके ब्रेन से वो हैमरेज को काट के निकालना पड़ता है। आपको समझ में आ गया ब्रेन हैमरेज क्यों होता है? तो ये ब्रेन हैमरेज बहुत ही डेडली होता है, और ये नहीं, जब तक नहीं निकालेंगे तो फिर वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। छोटा सा चीज़ है पर लाइफ थ्रेटनिंग है, ठीक है। And hope he recovers well and he'll be fine, definitely he'll be fine, कोई इशू नहीं होगा। Qatar Group and Cosmia and few others team up for General Insurance Venture। तो सैम घोष और कतार इंश्योरेंस ग्रुप वो इंडिया में आ रहे हैं और उन्होंने एक लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है
ताकि वो जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में अपना बिजनेस को खोल सके। सो भीड़ बढ़ेगा। ओबेरॉय ग्रुप आपका 50 नए होटल खोलेंगे 2030 तक। मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी ओपनिंग एज एन एक्वायरिंग एंड बेसिकली बिल्डिंग न्यू होटल्स। बाकी तो आप देख सकते हैं ज़्यादा तो कुछ न्यूज़ है नहीं यहाँ पे, जो भी न्यूज़ था मैंने कवर कर दिया। ये एक चीज़ है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक्सपोर्टर्स बोल रहे हैं कि आपका 45 डे का पेमेंट जो होता है ना, एमएसएमई का रूल है कि एमएसएमई का ये चीज़ है, प्रोटेक्शन दिया गया है कि एमएसएमई अगर आप हो, अगर आपको कंपनी पैसा नहीं देता है ना, आप आर्बिट्रेशन जा सकते हो, गवर्नमेंट के पास जा सकते हो, बोल सकते हो एमएसएमई है, मेरे को ये लोग पैसा नहीं देते हैं, पैसा रिकॉर्ड करके दो। क्योंकि एमएसएमई के पास ऐसी पैसा नहीं होता है ना, छोटा बिजनेस है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, पैसा अगर अटक जाता है, पेमेंट नहीं मिलता, तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा भाई। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बट इस जगह पे अगर आपका 45 डेज़ का ये चीज़ अगर गवर्नमेंट मान लेती है, तो फिर बाद में एमएसएमई आके बोलेगा कि भाई हमारा लोन का जो है वहाँ पे डिफरमेंट दो, ये बेनिफिट दो, वो बेनिफिट दो, तो मोस्ट प्रोबेबली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड 45 डे देख सकते हो, मतलब इसमें कुछ ना कुछ बातचीत होगी। ऑयल कंपनी जंप इनटू ईवी चार्जिंग, ऑफर फैसिलिटीज ओवर टू 15,000 पेट्रोल पंप्स। ऑलरेडी मैंने बताया था कि हाईवे जो इकोनॉमी है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बूम होने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का अडॉप्शन जब होगा तो वो पेट्रोल पंप में जाके चार्ज पे लगा देंगे आधा घंटा 40 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए। साइड में आपका ढाबा, ये सारी चीज़ें बनेंगे, वहाँ पे लोग जाके खाएंगे पियेंगे रेस्ट करेंगे। तो ये आपका रोड साइड इकोनॉमी आस्ते आस्ते इंडिया में ग्रो हो रहा है, और इसका सबसे इनिशियल ड्राइवर आपका पेट्रोल पंप ही होगा। बाकी तो और कुछ न्यूज़ है नहीं, जो भी न्यूज़ था ये सॉलिड वेस्ट टू राइज 6 टाइम्स बाय 2030, और डेफिनेटली सॉलिड वेस्ट आपका सोलर वेस्ट में क्या होता है कि सिलिकॉन ये सारी चीज़ों को प्रोसेस नहीं करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा, भयानक लेवल का पोल्यूशन होगा। जैसे बैटरी का वेस्ट हो गया, सोलर पैनल का वेस्ट हो गया, तो उसको ठीक से हैंडल नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, पोल्यूशन होगा, लोगों में जो है रोग बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ विल गो डाउन। सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। एंड अगेन यहाँ पे आपका जो रिसाइकलिंग कंपनीज है, दे आर गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा कुछ न्यूज़ है नहीं, एंड आप जाके देख सकते हैं, हमारे सारा डिटेल जो है हमारे वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। डेफिनेटली जाइए हमारे वेबसाइट में, एंड यू कैन ज्वाइन। एंड मेंबरशिप जो है बहुत ही किफ़ायती है, 10 रुपीज़ पर डे एंड 5 रुपीज़ पर डे। एंड उसमें सारा जो हमारे वेबसाइट में न्यूज़ अपडेट्स है वो आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपके साथ कल। थैंक यू।